आप भी नोट सेट का फॉर्म भरने जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देख लो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट सेट 10 के फॉर्म के ऊपर क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है फॉर्म फिल करते टाइम, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। जैसे फोटो कैसा डालना है आपको, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने चाहिए और आपके पास में अभी से कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसी के साथ में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो पूरा नोटिफिकेशन है उसके ऊपर पूरी स्ट्रेटजी हम देखेंगे नोट सेट 10 को क्रैक करने की। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ में और पूरा वीडियो एंड तक आपको जरूर से देखना है नोट सेट 10 के लिए। और इसी के साथ में मैं आपको लास्ट में बोनस पॉइंट कुछ बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी है पूरे नोट सेट को क्रैक करने की वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नोट सेट है हमारा वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के द्वारा, जो आपको पता ही होगा। इसका जो करंट नोटिफिकेशन निकला है, नोट सेट में नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नोट सेट 10 हो रहा है इस बार। और ये हमारा नोटिफिकेशन है 17/2026, ये हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसके अंदर, या तो आपके पास में बीएससी होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, स्टेट और जो नर्सिंग काउंसिल है उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। पोस्ट बीएससी भी होना चाहिए, हो सकता है आपके पास में, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग ये होना चाहिए आपके पास में। रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड विडवाइफ स्टेट एंड इंडिया नर्सिंग काउंसिल, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहला तो ये हो गया आपके पास। दूसरा, अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो जीएनएम वाले स्टूडेंट्स बच्चे ध्यान से सुन लो, उनके पास में क्या होना चाहिए, कम से कम ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। अब 50 बेडेड हॉस्पिटल में कौन कौन से आएंगे, कोई गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई प्राइवेट भी होना चाहिए, पर वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बेड प्रॉपर आपके वहाँ पे पूछे जाएंगे, बेड की जो कैपेसिटी है वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस लेटर के अंदर। और आपकी एलिजिबिलिटी कब होनी चाहिए उसकी, 2 साल की, जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, पास आउट हो जाते हो आप जीएनएम के अंदर। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है। नेक्स्ट वाला, इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सेकंड जो हमारा एज रिलेटेड दे रखा है उसके ऊपर। अब कितना आपका एज है तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर तैयारी करते हो, आपको काफी टाइम हो गया, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर आपका एज क्राइटेरिया है वहां पे 18 टू 30 ईयर्स। हाँ, 30 साल के होते ही आप ओल्ड एज में आ जाओगे। तो तैयारी अच्छे से करना अब की बार। चलो उसके बाद में फीस कितना लगने वाला है, बाप रे बाप, बहुत फीस लेता है नोट सेट। कितना कितना लेगा, जनरल ओबीसी कैंडिडेट से लेता है मात्र 3,000 रुपये, जो कि मेरा मानना है बहुत ज्यादा है। इसके अलावा SC ST EWS कैंडिडेट से लेता है ये 2400 मात्र। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज दे आर एक्सेप्टेड, यानी उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। इसके अलावा जो फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, आजकल सारे जो भी ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू आप यूपीआई फीपीआई जो भी क्रेडिट कार्ड है उससे पे कर सकते हो। के बाद में एक बार अगर आपने फीस दे दी वहां पे तो फिर आप वापस नहीं मांगोगे कि मुझे तो एग्जाम नहीं देना, मेरी फीस वापस कर दो, तैयारी नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में जो SC ST के जो बच्चे हैं, अगर आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आपका जो फीस है वो वापस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, वरना काट लिए जाएंगे अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो। समझ गए। चलो आगे हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को जो नोट सेट प्रीलिम्स यानी फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है वो कब हो जाएगा, 11 अप्रैल को। तो फॉर्म भर के जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और सेकंड जो ऑनलाइन सेकंड स्टेज है उसका एग्जाम कब होने वाला है, वो होने वाला है 30 अप्रैल को।
इसका रिजल्ट भी तुरंत ही आ जाता है, तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि आप सेकंड स्टेज में पहुंचे हो नहीं पहुंचे हो। तो फिर आपको सेकंड स्टेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, पूरी डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में, और भी आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो आती है तो जरूर से देखिएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलो हम बात करते हैं इसके अलावा। पूरा ही चला गया, चलो वापस लेके आते हैं इसको। ये आ गया है, हम मिटाते हैं इस तेज से कर, फिर नहीं जाएगा। चलो, चला गया। चलो मैं इसको ऊपर निकाल देता हूँ। हाँ, अब इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें देख लेते हैं हम, क्या क्या यहाँ पे रहने वाली है, एक बार देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मोबाइल से देख रहे हो तो अच्छे से विजिबल हो। चलो, ये मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा 24 फरवरी, 24 फरवरी, यानी अब तक फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आपने नहीं भरा तो जल्दी से जाओ, पहले फॉर्म फिल करो, उसके बाद तैयारी करना। नहीं भरे हो तो आज के आज उसको स्टार्ट करके तैयारी कर लो। फिर उसके बाद में आप लेट लतीफ हो, सोच रहे हो भरूं नहीं भरूं, तो लास्ट सोच लेना 16 तारीख, 16 मार्च को 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, समझ गए? अभी जाओ, अभी फॉर्म फिल कर दो। चलो, ये हो गई फॉर्म की बात। अगर आप कोई गवर्नमेंट में हो, पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए क्या है, एनओसी भी वहां पे आपको अप्लाई करनी है, एलओसी भी आपको अपलोड करना है इस बार। तो आपको एनओसी कब तक बना लेनी है, 20 मार्च तक आपकी एनओसी बना लेनी है, और वो आपको अब की बार फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पे अपलोड करनी है। कई लोग हैं जो अपने घर के पास में आना चाहते हैं, वो दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं नोट सेट का, तो वो लोग अपने इंस्टीट्यूट से एनओसी जरूर से ले लें, उनको पहले से ही बता दें वहाँ पे कि मैं एग्जाम देने वाला हूँ, देने वाली हूँ, तो आपको एनओसी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने फॉर्म फिल किया, आपको फिर 24 मार्च को वापस इसको लॉगिन करना है, देखना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्या क्या रीजंस होते हैं वो देखेंगे हम आगे। चलो, तो आपको 24 मार्च को वापस से इसको ओपन करके देखना है, और अगर कोई उसमें कमी है तो आपका विंडो ओपन होगा 25 मार्च को, जो डेज के लिए 25, 26 और 27 के लिए ओपन रहेगा। वहां पे जाके आपकी कोई भी कमी है आप उसको करेक्ट कर सकते हो उस फॉर्म में। चलो, नेक्स्ट है आपको जो एग्जाम की इंफॉर्मेशन है। जैसे मान के चलो कि आपका एग्जाम आने वाला है जयपुर में, तो आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मेरा जयपुर में आएगा, पर कहाँ आएगा वो 8 तारीख को पता चलेगा। समझ गए? आपका एग्जाम होने वाला है दिल्ली के अंदर, कहाँ होने वाला है सिटी का नाम, दिल्ली, वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। तो एडमिट कार्ड है वो आपको मिलेगा 8 अप्रैल। समझ गए? तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहें, और फिर कमर कस के चल देना सैटरडे को, यानी 11 अप्रैल को अपना एग्जाम देने के लिए। जो भी तुम लोगों ने तैयारी की है उसका फल मिलेगा इस दिन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो हमने बात की थी, सेकंड स्टेज का जो एग्जाम है वो 30 अप्रैल को होने वाला है। इसके बाद रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा। आपके जो एग्जाम सेंटर है, फॉर्म फिल करते टाइम ही आपसे वहां पे 3 चॉइसेस पूछी जाती है। 3 चॉइसेस में से आप जो भी फिल करोगे मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट ही मिलता है, पर उन तीनों में से कोई भी आपको मिलेगा और आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद में आपका ऑल इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे इसका रहता है एग्जाम सेंटर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं, उनको आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, मैं लिंक इसकी डाल दूंगा नीचे। और आपको इसमें एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5 इयर्स का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC के स्टूडेंट्स को 3 इयर्स का मिलता है, यानी टोटल वो हो जाता है लगभग OBC के लिए 33 इयर्स और
SC ST के लिए 5 ईयर्स, 35 ईयर्स तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, PWBD OBC, PWBD SC ST, ये जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी है आपकी, उसका जाके आप नोटिफिकेशन में जरूर से चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा ये सारे लोग। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय है तो को भी छूट रहती है, एज रिलैक्सेशन रहती है। वो कैसे रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जनरल अनरिजर्व हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो जनरल वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं विदाउट एम्स, एम्स को इसमें काउंट नहीं करते हैं वो लोग, तो आप लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे ESI में कर रहे हो, रेलवे में कर रहे हो, तो आपको कम से कम 3 साल अगर आपने वहां पे जॉब किया तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा OBC वालों को 8 ईयर्स का मिल जाएगा यानी 3+5, और SC ST वालों को 5 यानी 10 ईयर्स का मिल जाएगा रिलैक्सेशन। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो गई। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। तो OBC वाले बच्चों का वैलिड NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इसको पूरा जाके थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना। OBC वालों के लिए क्या होना चाहिए, डेट्स ऑफ वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट। इसके अलावा फिर आ जाएगा, इसके अलावा क्या आ जाएगा, EWS वाले बच्चे, SC ST वाले बच्चे, क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे। EWS वालों के लिए भी करंट आपका बना हुआ होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS का सर्टिफिकेट, यानी 1 ईयर का वैलिडिटी होता है, तो इस ईयर की वैलिडिटी में आपका बना हुआ होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एक्सपायर की डेट मत डालना, बनवा लो, 5-7 दिन लगते हैं, बन जाएगा। इसके अलावा SC ST के बच्चों को वहाँ पे आपका जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए आपके पास में। ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इन फ्यूचर भी आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आने वाली। और आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके भी सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बाकी जो अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनका भी सारे सर्टिफिकेट्स उनके पास में होने चाहिए। क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो सारा इसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है, आप डिटेल से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो देख लेना। चलो अब बात करते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है स्टेज फर्स्ट में आपका क्या होने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या होने वाला है आपका, जैसे स्टेज फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। स्टेज फर्स्ट में आपका जो पेपर होने वाला है उसमें 100 MCQ जाएंगे और 90 मिनट का आपको टाइम हुआ रहेगा वहां पे। चलो ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा, आशा करता हूँ। चलो इसके अलावा उसमें क्या होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, और इसमें आपको वहां पे 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं। कितना सेक्शन देखने को मिलेगा वहां पे आपको, 5 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं वहां पे। तो का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD करके मान लो यहाँ पे, ABCDE। सभी में कितना मिनट मिलेगा आपको, क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। तो MCQ जाएंगे 20-20 करके MCQ जाएंगे, ये तो MCQ हो गए, और ये टाइम हो गया। टाइम कितना मिलने वाला है ईच के लिए आपको, 18 मिनट, सबके लिए 18 मिनट। ठीक है, समझ गए। मतलब आपने पहला सेक्शन स्टार्ट किया, 18 मिनट आपको वहां पे मिलने वाले हैं। 18 मिनट के बाद में आप वापस पहले में नहीं आ सकते, फिर आप नेक्स्ट में फॉरवर्ड हो जाओगे। नेक्स्ट में आने के बाद में आप फिर से पहले में नहीं आ सकते। मतलब 18 मिनट का ही खेल है सारा। तो उसमें पहले नर्सिंग के आ जाएंगे, फिर 20 क्वेश्चन बचने वाले हैं आपके नॉन नर्सिंग के आ जाएंगे लास्ट के अंदर। तो हमको ये भी पता है कि 80 MCQ जो है वो नर्सिंग सब्जेक्ट के आते हैं, और 20 MCQ जो है इसमें वो नॉन नर्सिंग के आते हैं। बहुत ही इजी पेपर आता है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके जाइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपका जैसे ही फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा उसके बाद में आप चले जाओगे सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज के अंदर आप लोग वहां पे चले जाओगे, मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, और आपको वहां पे 5 to 10 टाइम्स जो भी स्टूडेंट्स होते हैं पास करते हैं उनको और सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है। सेकंड स्टेज का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, मैं प्री का यहाँ पे बता रहा हूँ। सेकंड स्टेज के लिए
दोबारा से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो उसको आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को नोट सेट का पूरा प्लान करना है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। एक तो आपका जो फोटो है वो पर्टिकुलर अपलोड करना, फोटो जो है वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए आपका, वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए आपका। इस बेसिस पे बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो करंट डेट में होने चाहिए, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए। कोई से भी कास्ट हो चाहे कोई सा भी सर्टिफिकेट हो आपका, वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। आपको जो सिग्नेचर वाला है भी अच्छे तरीके से देख के करना, सबका बैकग्राउंड वाइट ही रखना है आपको। आपके जो भी डिटेल्स है उसको एक बार अच्छे से देख के फिर उसको कंफर्म पे सबमिट करिएगा। अगर आपको इसकी स्ट्रेटजी चाहिए कि हमें एक मंथ में किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसके अंदर। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर से शेयर करना। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।